Namaste बच्चों, welcome back to our channel. For our today's lecture, we are going to talk about ribosomes. राइबोसोम सेल के अंदर का एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कंपैरेटिवली बहुत इजी है. इस पूरे के पूरे सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली अराउंड सम 14-15 पॉइंट्स ही हैं जो हमको याद रखना है और हम इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली डिस्कस करेंगे. कैसे डिस्कस करेंगे? सिस्टमैटिकली. एनीवे, इंग्लिश छोड़, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे बेटा. चल, पहला पॉइंट ये है कि राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है. सो राइबोसोम्स आर also known as protein factories of a cell. Ribosomes are also known as protein factories of a cell. अब ये क्या, ये उनको टाइटल दिया है इनके काम के हिसाब से, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन्स बनाने का, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है बेटा. सो जिस तरह से पावर हाउस ऑफ द सेल किसको दिया है टाइटल? माइटोकॉन्ड्रिया को. सॉरी, इंट्रासेल्युलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सुसाइडल बैग कौन है? लाइसोसोम बेटा. अच्छा, फिर पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट कौन है? गोल्गी बॉडी. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? एटीपी. हमने ये सब पढ़ा है ना बेटा हमारे पास्ट लेक्चर्स में. वैसे तुमको ये याद रखना है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? राइबोसोम की. नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज dense particles in electron micrograph by the scientist George Pallet. And in which year? In the year 1953. ये तुझे याद रखना है बेटा. तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, जब राइबोसोम को पहली बार देखा गया था, ओके राइट सर, पहली बार देखा तो मुंह दिखाई का कुछ पैसा दिया? नहीं, पैसा नहीं दिया बेटा, नॉलेज मिला अपने को. क्या पैसे की बात कर रहे हैं? नॉलेज पे ध्यान दो बेटा. ओके, सो यहाँ पर मेन बात ये है कि वो डेंस पार्टिकल्स की तरह नजर आया, एक. दूसरा, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था, दो. तीसरा, उसको देखा किसने? इस गोरे ने देखा था. इस गोरा चाचा का नाम है जॉर्ज पैलेट. और कौन से साल में देखा था? इन द ईयर 1953. इसको अच्छे से याद रख लो. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. राइबोसोम्स किसका बना होता है बेटा? राइबोसोम्स के अंदर है क्या? सो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए मिलेगा. आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए बेटा. और बहुत सारा प्रोटीन्स मिलेगा. So ribosomes are made up of rRNA, that is ribosomal RNA and proteins. ये याद रखो. Next, ribosomes के पास membranous covering नहीं होता है बेटा. So they do not have membranous covering. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, these are double membrane bound organelle. इनके पास दो मेम्ब्रेन होता है, ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. वैसे राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं है, ये याद रखना. आगे, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां कहां पाया जाता है, उसका लोकेशन देखते हैं. सो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा ही, यानी साइटोसोल में मिलेगा ही, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. तो ये नेक्स्ट एमसीक्यू बन जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में
राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन द साइटोसोल, यानी सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है बेटा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S टाइप का होता है। सर इसमें S क्या है? सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। ओके, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल इतना याद रख। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S टाइप का, यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S टाइप का। अब बात यह है कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम कहां कहां मिलेगा? तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिपका होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी होता है बेटा, और साइटोप्लाज्म में भी होता है। ओके, सो साइटोसोल में कहां कहां होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये 3 जगह मिलेगा। अब बात यह है कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, यानी जो राइबोसोम RER, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में है, वो 80S टाइप का होता है। और जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है, वो 70S टाइप का होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पड़ा है वो 80S टाइप का है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वो 70S टाइप का होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, each ribosome is made up of small subunit plus large subunit। इसके 2 टुकड़े होते हैं। एक मिनट, फोन आ रहा है। So, हर राइबोसोम के 2 टुकड़े होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। यानी राइबोसोम एक्चुअली में देखो कैसा दिखता है। उसका ऐसे एक छोटा वाला टुकड़ा होता है और एक मोटा वाला टुकड़ा होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट, इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज सब यूनिट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का है। और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम भी ऐसा है जिसका स्मॉल पार्ट है और लार्ज पार्ट है। ये 70S स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट का बना है। ओके, सो इसका स्मॉल सब यूनिट 30S का है और लार्जर सब यूनिट 50S का है। सोच रहा है ना तू कुछ? सर 50 + 30 करेगा तो 80 आना चाहिए, 70 कैसा? हाँ, तो पहली बात ये मैथ्स का लेक्चर नहीं। दूसरी बात ये हमारा फेवरेट लेक्चर है। कौन से सब्जेक्ट का? बायोलॉजी। ये हमारा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैथ्स के हिसाब से सोचेगा तो 180 फ्लैट हो जाएगा सीधा। ओके, ये ऐड नहीं होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं बेटा तुमको। यूकैरियोटिक सेल में भी जो छोटा वाला टुकड़ा है वो 40 स्वेडबर्ग यूनिट 40S टाइप का है और बड़ा वाला टुकड़ा 60S टाइप का है। सबसे पहले टेक्निक याद रख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में 10-10 बढ़ा दो। देखो 70 में 10 ऐड करो तो 80, 30 में 10 ऐड करो तो 40, 50 में 10 ऐड करो तो 60। अब तेरा 2 डाउट्स मेरे पे उधारी है। एक, सर ये S क्या है? इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, सिखाता हूं। दूसरा, सर ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, अब उस बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दो। अब पहली बात ये है
कि राइबोसोम में द पार्टिकल साइज is measured in terms of Swedberg unit. जिसको S लिखते हैं. तो S का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट. ये सब जगह जो S है ना, उसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसका दूसरा नाम है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ओके, अब ये स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता क्या है? अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं. समझो एक टेस्ट ट्यूब है और तुमने अपना ब्लड है ना टेस्टिंग के लिए भेजा है. ओके, लेबोरेटरी में. तो तेरा ब्लड निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाला. अब ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं बेटा. फिर ये ब्लड को जिस टेस्ट ट्यूब में डाला है उसको मैंने मशीन में फिट करके उसको मैं घुमा रहा हूँ. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके राइट. अब इसको मैं घुमा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं उसको रोक दूंगा, सो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का जैसा साइज होगा उसके साइज के अनुसार वो उतने तेजी से उस टेस्ट ट्यूब में सेटल होगा, सेडिमेंट होगा. ये तो वही बात हो गई. समझो प्रोटीन्स अगर हम हैं और हमको एक झूले में बैठाया और गोल गोल घुमाया, जुप जुप जुप. सर डांस कर रहे हो? डांस नहीं कर रहा हूं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहा हूं. जुप. अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद हमको चक्कर आएगा. चक्कर आने के बाद हम गिर जाएगा. राइट. तो गिर जाना यानी सेडिमेंट होना, यानी सेटल होना. सो प्रोटीन्स के साथ भी यही होता है. प्रोटीन्स को जब हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो वो प्रोटीन सेटल होने लगते हैं. ओके. अच्छा, अब कौन कितना तेजी से गिरेगा ये तुम्हारे वजन पर निर्भर है. अब जैसे तुम्हारा दोस्त जितना ज्यादा वजन रहेगा, राइट, ओके, तो धड़ाम से गिरेगा वो. ओके, जैसे तुम हल्का फुल्का है तो तुम आराम से गिरेगा बेटा. अच्छा, अब यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन है ना वो पार्टिकल साइज पर निर्भर करता है. ओके, बात सुनो ध्यान से. सो स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है? सो इट इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन in an ultracentrifuge. In an ultracentrifuge. यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा ना, तो कौन सा पार्टिकल किस रेट से सेडिमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. यानी कौन सा पार्टिकल, कौन सा वाला दोस्त कितने स्पीड से, कितने रेट से गिरेगा धड़ाम, उसको हम लोग बोलेंगे चक्कर आने पे, उसको हम लोग बोलेंगे स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. नेक्स्ट, अब ये स्वेडबर्ग यूनिट किस पर निर्भर करता है? सो इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ द पार्टिकल. अब ये भी एमसीक्यू में आता है. इट इज द मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ द पार्टिकल. डेंसिटी एंड साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं कि 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स. 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स. ये याद रखना बेटा. ओके, अच्छा, अब बात ये होती है कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल का ये पूरा राइबोसोम डालूं टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज करूं उसको, तो ये पूरा 70 स्वेडबर्ग यूनिट के रेट से सेडिमेंट होगा, सेटल होगा. बट अगर मैं इसका सिर्फ ऊपर का टुकड़ा डालूं और उसको सेंट्रीफ्यूज करूं तो ये 30 स्वेडबर्ग यूनिट के रेट से सेटल होगा. अगर मैं नीचे का बड़ा वाला टुकड़ा डालूं तो ये 50 स्वेडबर्ग यूनिट के रेट से सेटल होगा. वैसे यूकैरियोटिक सेल, अगर पूरा यूकैरियोटिक सेल मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, तो ये पूरा का पूरा 80 स्वेडबर्ग यूनिट
के रेट से सेडिमेंट होगा। अगर इसका मैं छोटा वाला टुकड़ा डालूं और करूं तो ये सेटल होगा, राइट। अगर मैं इसका बड़ा वाला टुकड़ा डालूं और उसको सेंट्रीफ्यूज करूं तो ये समझ रहा है ना बेटा तू, राइट। सो बेसिक पॉइंट इसका यही है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अच्छा मैं तुमको टेक्निक वापस से बोल देता हूँ बेटा, 70 रखना, 30-50 रखना और 10-10 बढ़ा दो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सर ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है? अरे बोला ना, मैथ्स नहीं है बेटा, हम बायो वालों को ज्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, याद रखो। ओके, यहाँ क्या हो रहा है मालूम है? अगर तुम पूरा डालते हो ना तो 70 के हिसाब से सेटल होता है, छोटा टुकड़ा डालते हो तो 30 के हिसाब से, बड़ा टुकड़ा डालते हो तो 50 के हिसाब से सेटल होता है। और जब ये टुकड़े सेपरेट होते हैं ना तो उसका डेंसिटी और उसका मास, उसका साइज जो है ना बदलता है। और ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्वेडबर्ग यूनिट किस पर निर्भर करता है? डेंसिटी और साइज पर निर्भर करता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, many ribosomes come together, बहुत सारे राइबोसोम साथ में आके लंबा चेन बनाते हैं। They come together to form a long chain and then they are called as polyribosomes. And these polyribosomes are also called as polysomes. Next, bound ribosomes, जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन प्रोसेस किया जाता है। So that protein is processed in endoplasmic reticulum and Golgi body. So वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में प्रोसेस होता है एंड देन दैट प्रोटीन विल लीव द सेल, फिर सेल के बाहर निकल जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है द बाउंड राइबोसोम्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाउंड राइबोसोम, आर यानी राइबोसोम्स, द बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एसिनार सेल्स ऑफ पैनक्रियास। अब समझो एक सेल है, उसके अंदर राइबोसोम है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बाउंड राइबोसोम्स, ओके, क्योंकि ये किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है बेटा, ओके, लेट्स से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़ा हुआ है। अब इसने जो प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में जाके विकसित होता है, मॉडिफाई होता है, चेंज होता है और उसके बाद फिर वो सेल से निकल जाता है। इतना आसान सा पॉइंट है। अब सोचो ये जो सेल है, ये पैनक्रियास का एक खास किस्म का सेल है जिसको एसिनार सेल्स बोलते हैं, और इसके अंदर जो बाउंड राइबोसोम्स है, इसने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में जाके मॉडिफाई हुआ, फिर वो सेल के बाहर निकलता है। अब जब वो सेल के बाहर निकलेगा ना तो प्रोटीन से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनते हैं। सो द बाउंड राइबोसोम्स ऑफ द एसिनार सेल्स ऑफ पैनक्रियास, they make a protein and these proteins are processed and later on it leaves the cells in the form of pancreatic juice। और उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारा एंजाइम्स होता है बेटा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा, ओके। चलो चैप्टर का मेन पार्ट हो गया, अब चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है, थोड़ा डायग्राम वाला पार्ट है, ध्यान दे बेटा। क्या सीखा था हमने? प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप का होता है ना? अरे होता है ना, ये देखना बाबा। वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का होता है बेटा, बराबर होता है कि नहीं? होता है ना, ये देखना, समझा बेटा।
अच्छा, अब फिर हमने क्या सीखा कि हर राइबोसोम के दो टुकड़े होते हैं। चल मैं पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये समझो उसका ऊपर वाला टुकड़ा, ओके, और वैसे ही ये इसका मान के चलो नीचे वाला टुकड़ा, ठीक है। अब इसको प्रॉपर बॉर्डर दे देता हूँ। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट, और इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज सब यूनिट। ओके, अच्छा मेरी बात सुन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में ये पूरा का पूरा 70 स्वेडबर्ग यूनिट इस स्पीड के अनुसार सेटल होता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80 के हिसाब से। अब बात ये है कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये स्मॉल सब यूनिट 30s टाइप का है, और यूकैरियोटिक सेल में 40s टाइप का है। अब डिटेल वाली बात यह है कि हर राइबोसोम के अंदर प्रोटीन्स और आरआरएनए होता है। तो उसमें जो प्रोटीन्स है वो कितने प्रोटीन्स है, और आरआरएनए भी कौन से टाइप वाला है, उस बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यानी अब इस 30s के अंदर भी, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, इस 30s के अंदर भी हमको मिलेगा 16 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए और 21 प्रोटीन्स। इसको बाहर कर लो बेटा। उसी तरह से इस 40s के अंदर हमको मिलेगा 18 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए और 33 अलग अलग तरह का प्रोटीन्स। नेक्स्ट लार्जर सब यूनिट 50s का है, और यहां पे लार्जर सब यूनिट 60s का है। अब ये 50s भी इसमें भी 3 पार्ट्स है बेटा, ओके। इसमें एक है 23 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए, 5 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए, और बेटा 34 अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स। अब यहां पे जो 60s है उसको भी स्प्लिट करेंगे हम लोग। यहाँ 4 टुकड़े हैं, ओके। तो यहां तुमको मिलेगा 23 और 5 ऐड करो तो कितना 28। तो 28 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए, 5 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए, 5.8 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आरआरएनए और 50 प्रोटीन्स, ओके। सो ये तुम मेमोराइज कर लेना। चलो बच्चों, ये लेक्चर हो गया, तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। ये जो नंबर वाला वैल्यू है इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, ये नीट एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा, और तुम्हारे आगे के कोर्सेज में ये काम आएगा। जितने सारे बेसिक पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बना लो, उसको अच्छे से मेमोराइज करो, and enjoy your learning and stay connected to this wonderful channel. Thank you. Namaste.